Good morning, my all viewers, my friends. So, आज हम 30 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो चाइना और नेपाल के एंगेजमेंट के बारे में है. इन दोनों ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किए हैं अपने बायलेटरल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए. कौन कौन से सेक्टर्स में? रोड कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जी आपका ट्रेड. वेट अ सेकेंड. आपका ट्रेड. ओके, ये कुछ सेक्टर्स हैं. यहाँ पे इन लोगों ने कॉपरेशन के लिए डिसाइड किया है कि हम ट्रेड में, रोड कनेक्टिविटी में हम कॉपरेट. तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम ट्रेड, रोड कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कॉपरेट करेंगे. इसके अलावा इन्होंने फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स भी साइन किए हैं फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट ड्राइव्ड मेडिकल मटेरियल फॉर चाइनीज़ मेडिसिन फ्रॉम नेपाल टू चाइना. मतलब अगर कोई प्लांट, कोई मेडिसिन है, कोई दवाई जो है वो किसी प्लांट से बनी है, तो उसमें फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स जो हम बेसिकली जो हम मेज़र्स लेके चलते हैं वो भी, वो गाइडलाइंस भी फॉलो की जाएंगी. फाइटो सैनिटरी मेज़र्स यानी कि बेसिकली जो जो हम मेज़र्स लेते हैं, जो बेसिकली मतलब ह्यूमन, एनिमल और प्लांट की हेल्थ को बचाने के लिए लेते हैं, कि अगर हमने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है इन्वामेंट में नहीं, तो उसकी इंट्रोडक्शन से हमारे इकोसिस्टम में, हमारे ह्यूमन को, हमारे प्लांट को, एनिमल को कोई इफ़ेक्ट ना हो. आगे बाकी मैं और डिस्क्रिप्शन में और बताऊंगी व्हाट इज़ योर फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स और मेजर्स. अब नेपाल ने एक चीज़ करी. उन्होंने एक चीज़ छोटी जो डिक्लाइन कर दी थी, चाइना का इनविटेशन, कि वो चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और ऐसा उन्होंने इसलिए किया बिकॉज देयर इट इज़ बेसिकली नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेपाल. वो बेसिकली नेपाल को लगा होगा कि भाई ये मेरी सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसमें क्यों ही इन्वेस्ट करूँ, क्यों इंटरेस्ट दिखाऊँ. तो इसलिए उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाइना का ज्वाइन नहीं किया. अब ये फाइटो सैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं? सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, फाइटो हम प्लांट के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, तो सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी मेजर्स और क्वारंटीन एंड बायो सिक्योरिटी मेजर्स जो हम अप्लाई करते हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ फ्रॉम रिस्क. अभी जैसे मैंने बताया था, रिस्क विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, स्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज. और या फिर कोई रिस्क जो कि हो सकता है क्योंकि हमने कोई फ्रूट में कोई नया कंटामिनेंट डाला है, या कोई फीड में, या कोई एडिटिव्स या कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं. तो ये इंट्रोडक्शन, अगर हम कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम में, तो हमें ये इंश्योर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइटोसैनिटरी मेजर्स कि ये सेफ़ है फॉर एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ एंड बेसिकली फॉर ऑल. सो दिस इज़ व्हाट वी यूज़ टू कॉल फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जिनमें हमें तीनों का ही ध्यान रखना पड़ता है. ओके. अब चाइनाज इन्फ्लुएंस इन नेपाल हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द रीसेंट ईयर्स. भाई, चाइना को वैक्यूम मिल गया अपनी दोस्ती बढ़ाने का नेपाल के साथ. कैसे? क्योंकि 6 मंथ का इकोनॉमिक ब्लॉक्ड था नेपाल इंडिया के रिस्पेक्ट में. इनके बीच में कोई भी इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं हो रहा था इंडिया और नेपाल के बीच में. 6 महीने से इंडिया ने लॉक किया हुआ था. यू कैन फ्रॉम 2015 आप लगा लो. तो भाई इसकी वजह से चाइना को तो स्पेस मिल गया, चाइना ने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया नेपाल को. तो बेसिकली दैट्स वाई वी आर सेइंग कि देयर रिलेशन हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द रिसेंट ईयर्स. चाइना के हिस्टोरिकल टाइज भी रहे हैं नेपाल से. जो माओइस्ट थे वहाँ के नेपाल के, जो कि बेसिकली इन्वॉल्व थे इन अ आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट नेपाली स्टेट. सो उस टाइम पे माओइस्ट को इन चाइना ने आइडियोलॉजिकल, लॉजिस्टिकल, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराया था. तो माओइस्ट का बेसिकली चाइना और इंडिया, नेपाल का ऐसा कनेक्ट है, ये हिस्टोरिकल कनेक्ट है.
तो आपके 1 मार्कर में यू कैन हैव दिस क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर, मे बी इन एनी काइंड ऑफ 1 डे एग्जामिनेशन, कि माओइस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेपाल। ये हमें याद रखना होगा, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। अब भाई ये वो लोग थे जो नेपाल में थे, ये मे भी कोई डिमांड करते होंगे, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, बोडोलैंड वाले लोग होते हैं, वो मानते हैं कि हमें सेपरेट स्टेटहुड चाहिए। तो ऐसे ये कुछ वहाँ पे नेपाल में ये लोग थे माओइस्ट, जो कि इन्वॉल्व थे एक इंसर्जेंसी में अगेंस्ट द नेपाली स्टेट्स। ठीक है, अब इंडिया बोल रही हूँ, चाइना नेपाल के कुछ प्रोजेक्ट साइन हुए हैं, जैसे कि आपके क्रॉस हिमालयन रेलवे पोर्ट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विराज द कनेक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू नेपाल्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कुछ प्रोजेक्ट्स भी साइन इन्होंने किए हैं। नेपाल इवन हैज़ एक्सप्रेस इंटरेस्ट, भाई चाइना के BRI में भी इंटरेस्ट दिखा दिया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए। तो ये भी काफ़ी कंसर्न की बात है, BRI में इंडिया का सबसे फेवरेट नेबर भी चला जाएगा। नो नो नो, ये तो होना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा हो रहा है। अब बट एक इशू भी है दोनों के बीच में, चाइना और नेपाल के, कि चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं वो पोर्शन ज़मीन लैंड का रिकग्नाइज़ नहीं करूँगा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, एक बेसिकली दैट पार्ट ऑफ द नेपाल, जो नेपाल बेसिकली डिपिक्ट करता है, क्लेम करता है अपने मैप पे इन 2020। बेसिकली वो नेपाल एक ड्रॉ लाइक एक लैंड है, एक एरिया है वहाँ पे मैप में, जो नेपाल ने डिपिक्ट किया हुआ है, क्लेम करता है कि ये हमारा है, बट चाइना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये इनके बीच में एक ऐसा एरिया है जहाँ ये कोऑपरेट नहीं करते। चाइनाज इन्हांस्ड इन्फ्लुएंस इन नेपाल, इतनी दोस्ती जो इनकी हो रही है, इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है। इंडिया को इन दोनों की दोस्ती से नुकसान हो सकता है। कैसे? Because it will going to strengthen its presence in a country that shares a land border with India। चाइना की दोस्ती नेपाल से हो रही है और नेपाल इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये तो सिक्योरिटी कंसर्न है एक तरह से, राइट। अब नेपाल्स पार्टिसिपेशन इन चाइनाज BRI इनिशिएटिव कैन रिजल्ट इन अ इंक्रीज इन चाइनीज बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब भाई अगर नेपाल पार्टिसिपेट करता है BRI में चाइना के, तो ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाए जाएंगे वो तो चाइना ड्रिवन होंगे, कि चाइना ने बनवाया, ये वाला चाइना ने बनवाया, सब चाइना ने बनवाए हैं। विच विल इंक्रीज नेपाल्स डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर ट्रेड। बेसिकली नेपाल तो डिपेंड हो जाएगा चाइना पे, और इंडिया का इंटरेस्ट डिफीट होगा, जो दोस्ती इन दोनों के बीच में है उससे ज़्यादा चाइना और नेपाल में हो जाएगी। और नेपाल की अगर इकोनॉमी इन सब इम्प्रूवमेंट से, इन सब असाइनमेंट से अगर इम्प्रूव होगी, तो चाइना और नेपाल की दोस्ती स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इंडिया की नहीं हो पाएगी, वीक हो जाएगी। अब ये हम पढ़ेंगे कि नेपाल किस किस स्टेट से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल शेयर करता है चाइना से, उत्तराखंड से, यूपी से, उत्तर प्रदेश, बिहार से, एंड आपके वेस्ट बंगाल से, और आपके सिक्किम से। तो ये हम याद रखेंगे, उत्तराखंड आपका चाइना, आपका सिक्किम, आपका भूटान, आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। चाइना तो बाहर का देश है, हम फिलहाल इंडिया की बात कर रहे हैं। नाउ मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इनके बीच में साइन हो रखी है विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जैसे कि वो, लेकिन ये हम इंडिया और नेपाल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, चाइना के नहीं। इंडिया और नेपाल ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं, जैसे कि फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यू माइट गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, ये फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके बीच में साइन हो रखे हैं? द लोअर अरुण। सो यू नीड टू राइट दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है, एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल बेसिकली आपका आर्टिकल 80 है, जो कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ डीलिमिटेशन एक्ट। ये पावर पार्लियामेंट के पास है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80। आफ्टर एवरी सेंसस, डीलिमिटेशन एक्ट के बाद
Parliament enacts a delimitation act एंड दिस एक्ट अलाउ पार्लियामेंट कि वो रीएडजस्ट करें जो सीट्स अलोकेट हुई हैं लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये पार्लियामेंट के पास पावर है, जो कि हमें आर्टिकल 80 में पता है कि भाई सेंसस तो हो गया, अब डिलिमिटेशन एक्ट पास करो और सीट दोबारा से अलॉट करो, कितनी कितनी मेल्स को, फीमेल्स को, एससी को, एसटी को, और कितनी जनरल में जाएंगी। अब आता है आर्टिकल 170 जिसमें कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ हम पार्लियामेंट की बात कर रहे थे और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें मिनिमम 60 रखा जाएगा और मैक्सिमम 500। एक्ट दोनों सेम है, बस सेंट्रल और स्टेट का डिफरेंस है। द करंट बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो अभी हमने किस बेस पे सेट किया हुआ है? 2001 के सेंसस, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन ने किए थे 2002 में। ये याद रखने की ज़रूरत है कि करंट सेटअप सेंसस 2001 के बेसिस पे है, ना कि 2011 के। एक याद रखेंगे, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन ने 2002 में किया था। अब आता है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। भाई जियो टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करती है? आपकी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपकी जीएस, रिमोट सेंसिंग, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। ये कैप्चर करते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, फिनोमेना, जो भी कुछ हो रहा है, चाहे अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो हो, कोई ओशियन टेम्परेचर हो, लैंड और क्वालिटी हो, सॉइल क्वालिटी हो, सब ये जीआईएस आपके रिकॉर्ड कर सकते हैं। जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब आपके जियो स्पेशल इंटेलिजेंस में ही आते हैं। इंटेलिजेंस क्यों लगा रहे हैं भाई? स्मार्ट है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और लोकेशन किस कैसी भी, चाहे स्टैटिक इकोसिस्टम की, स्टैटिक आपके जैसे कि हमने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा होगा स्कूल में, लैंटिक और लोडिक इकोसिस्टम होता है। लैंटिक जो मोशनलेस इकोसिस्टम होते हैं आपके पॉन्ड्स और लेक्स, डायनेमिक जो रनी होते हैं आपके रिवर, आपके स्ट्रीम्स। तो स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक आपका मोशनलेस होगा और डायनामिक आपका मूविंग होगा। नाउ ये जीआईएस का यूज़ क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है? भाई रिसेंटली टर्की और सीरिया में एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था, काफ़ी ख़तरनाक अर्थक्वेक था। तो इस जीआईएस की मदद से ही हम लोगों को ढूंढ पाए और हमने उनकी हेल्प करी। इसके अलावा जीआईएस से हम टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, स्नो पैक, पोलर आइस मॉनिटरिंग, ये सब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टर्बेंसेस के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन एडवांस। ओके, जैसे कि भाई अब आइस मेल्ट हो रही है, स्नो मेल्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ हम ट्रैक कर सकते हैं टू सेव द लाइफ। अब सैटेलाइट इमेजेस जो होती हैं हमारी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रिपोर्टिंग अबाउट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल रशियन ग्राउंड फोर्सेस मूवमेंट इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। रशियन फोर्सेस यूक्रेन में चली गई तो ये हम रिकॉर्ड कर पाए। इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया द ग्राउंड फोर्सेस का फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी हम रिकॉर्ड कर पाए। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? क्या हमने उनके यूनिफॉर्म में कोई स्पाई कैमरा लगा रखे थे? नहीं जी नहीं, हम जीआईएस, हम ये जियो स्पेशल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे थे। हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी इमेजेस हम बना सकते हैं, जिससे अगर कोई सिटी प्लानिंग हो रही है कि यहाँ पे ये शहर बनेगा, यहाँ पे ये मॉल बनेगा, तो प्लानिंग अच्छे से हो जाएगी क्योंकि हम जूम कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इतना क्लियर है कि हम छोटी से छोटी चीज़ देख सकते हैं। फीचर्स लाइक बाइसिकल लेन, ट्रैफिक डायरेक्शंस, ये सब भी डिटेक्ट किया जा सकता है, पॉसिबल है। तो अगर इस तरह की चीज़ें डिटेक्ट की जा सकती हैं, एक आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट किया जा सकता है, तो फिर तो अच्छा बेसिक। जैसे आप अगर हम बात करें अपना फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वहाँ पे उनका जो सेटअप था, उनकी जो रोड्स थी, वो पूरी प्लान थी, कुछ भी कैसे नहीं बना रखा था, पूरी प्लान थी, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। तो सिस्टम वही आ रहा है बट थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इमेज बेसिकली बाइसिकल लेन्स, ट्रैफिक डायरेक्शंस आर इजीली डिटेक्टेबल। अब
किसी चीज़ को हम बहुत क्लियरली देख पाएंगे तो वही तो हम वहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। तो यही चीज़ है। अब established in 1767, what exactly we are talking about? अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया विच इज established in 1767। मैं यहाँ लिख देती हूँ। सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, इंडिया आप खुद लिख लेना, सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। सो जो ये काफ़ी ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो कि 1767 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसका देहरादून में है एंड इट एक्ट एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडवाइज़र है भाई ऑन ऑल मैटर्स, सर्वे मैटर्स, चाहे आपकी फ़ोटोग्रामेट्री हो या आपकी मैपिंग हो या मैप रिप्रोडक्शन हो, इन सभी कॉन्सेप्ट्स में सर्वे ऑफ इंडिया हेल्प करती है। ये एक तरह की नेशनल सर्वे है एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री का, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू नर्चर इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। अब इनोवेशन को इन्होंने नया दरवाज़ा दिया है। पहले तो इनोवेशन एमएसएमई और स्टार्टअप्स में देखी जाती थी, अब इन्होंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का भी दरवाज़ा खोल दिया, आओ यहाँ पे भी इनोवेशंस करो। सो दीज इनिशिएटिव्स आर द नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर इन इंडिया एंड स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेड टेक सेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें दरवाज़ा खोल दिया, पहले से ही प्रोसेस चल रही थी और ये उस प्रोसेस का स्केलेटन है, सिस्टम है। जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, और इसके अलावा स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन मेड सेक्टर, ये PRIP आप याद रखेंगे। हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। जो अभी रिसेंटली हमने PRI स्कीम पढ़ी, दैट इज़ योर फार्मा रिसर्च प्रमोशन ऑफ pharma research and innovation in pharma med sector. So it focus on fostering innovation and transform the med tech sector in an innovative driven powerhouse. टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे हम किस में, फार्मा सेक्टर में, मेडिसिनल सेक्टर में, जिसमें एम्फेसाइज किया जाएगा हाई क्वालिटी रिसर्च हो और भाई इनोवेशंस हो, ताकि हम सेक्टर को शिफ्ट कर सके टूवर्ड्स वैल्यू एंड इनोवेशन बेस्ड अप्रोचेस। अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा लैंसेट ग्लोबल हेल्थ हैज़ रिलीज द रिपोर्ट वुमेन पावर एंड कैंसर, जिसमें ये बताया गया कि हाउ सोसाइटल अपैथी टूवर्ड्स वुमेन हेल्थ हैज़ डिलेड देयर एक्सेस टू कैंसर प्रिवेंशन। सोसाइटल जो सिस्टम है, सोसाइटी है, उनके कुछ व्यूज़, कुछ माइंड सेटअप के वजह से जो वुमेन कैंसर फेस करती है उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ये हमने जो बेसिकली कलेक्ट किया है, वी हैव कलेक्ट दिस फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ग्लोबोकैन डेटाबेस। यहाँ से हमने डेटा सारी कलेक्ट की है ग्लोबोकैन से, ये ग्लोबोकैन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि 63% ऑफ कैंसर डेथ्स अमॉन्ग वुमेन इन इंडिया उसे रोका जा सकता है अगर हम रिस्क फैक्टर्स को ही कम कर दें, ये जल्दी डायग्नोस कर दें। और 37% ऑफ डेथ कुड हैव बीन अवॉइडेड विद अप्रोप्रिएट एंड टाइमली ट्रीटमेंट। कुछ को ये था कि भाई प्रिकॉशंस लो और कुछ का ये था कि टाइमली ट्रीटमेंट दो, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी इन कैंसर केयर और वुमेन हेल्थ कंसर्न्स वर डिसमिस्ड और इग्नोर्ड। जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से भाई बीमारी इग्नोर कर दी। वाह। जो वुमेन में टॉप 3 कैंसर्स पाए जाते हैं वो सर्विकल, ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर होते हैं। ये 3 कैंसर्स हैं। इन्फेक्शन कंटिन्यूज टू बी द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर इन इंडियन वुमेन, contributing to 23% of deaths. Infection continues to be the biggest risk factor for cancer. ओके, आप ये याद रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है।
that cancer in India, infection continues to be the biggest risk factor. अब एक टर्म थी मैमोग्राफी, जो कि हम यूज़ करते हैं टू चेक द ब्रेस्ट कैंसर. सो दिस मैमोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट. अब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो कि हम 7 नवंबर को मनाते हैं. ओके. अब भाई कैंसर के इन्होंने काफ़ी सारे वो दिखाए हुए हैं किस किस वजह से होता है, जैसे कि ओबेसिटी, आपका अल्कोहल कंजप्शन, आपका तंबाकू, आपका HPV वायरस, आपका हेपाटाइटिस बी एंड सी, ये सब के वजह से कैंसर हो सकता है. ये कुछ फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट है VO चिदम्बरम पोर्ट इन तमिलनाडु. इन्होंने अभी रिसेंटली ग्रीन अमोनिया इंपोर्ट किया है, क्योंकि ग्रीन इनिशिएटिव, गो ग्रीन इनिशिएटिव, इन्होंने अभी उसको ही फुलफ़िल कर रहे हैं. यू माइट गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन कि गो ग्रीन इनिशिएटिव किस पोर्ट का है. ठीक है, याद रखेंगे. ग्रीन अमोनिया इसे हम यूज़ करते हैं ग्रीन सोडा प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रीन सोडा ऐश ऑन अ ट्रायल बेसिस, so that we can move away from grey ammonia, and this port has been a leader in green port initiatives. अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि VO चिदम्बरम पोर्ट काफ़ी लीडर है इन ग्रीन इनिशिएटिव्स प्रमोट करने में, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस प्रमोट करने में. ग्रीन अमोनिया कैसे प्रोड्यूस करता है? हम भाई पानी की जो H2O है उसका H ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, और नाइट्रोजन हमें कहाँ से सेपरेट हो जाती है, कहाँ से मिलती है? हवा से. फिर उसे हम हैबर प्रोसेस में डालते हैं. ये एक प्रोसेस होती है और अमोनिया बन के हमारे पास ग्रीन अमोनिया तैयार हो जाता है. ग्रीन अमोनिया इज़ वेयर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमोनिया इज़ 100% रीन्यूएबल एंड कार्बन फ्री. ये 100% रीन्यूएबल इम्पॉर्टेंट है. VO चिदम्बरम पोर्ट, जिसे पहले हम तूतीकोरिन भी कहते थे, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, याद रखेंगे. ये कुछ पोर्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इनका अरेंजमेंट नॉर्थ टू साउथ. जैसे कि ईस्ट के साइड में कोलकाता, प्रादीप, विशाखापट्टनम, इनोर, चेन्नई, चिदम्बरम, चिदम्बनार. फिर दीनदयाल आपका गुजरात में, मुंबई आपका जवाहरलाल नेहरू, ममूगो, न्यू मैंगलोर एंड कोचन. ये इम्पॉर्टेंट है पोर्ट्स, बहुत याद रखेंगे ईस्ट टू वेस्ट इनका अरेंजमेंट. नेक्स्ट है झारखंड चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली रोट अ लेटर टू द PM, और वो कह रहे हैं सराना रिलीजन कोड जो है ट्राइबल्स के लिए, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करें, उसे रिकग्नाइज़ करें. ओके. अब है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. थीज काफ़ी यूज़ की जा रही है कंपैशनेटली इंडिया में, जब से निफा आउटब्रेक में इसका यूज़ किया गया है. ओके. एंटीबॉडीज़ क्या होती है? सबसे पहले प्रोटीन्स होती हैं जो कि नेचुरली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एंटीजन, और एंटीजन कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर गया. मैंने क्या बताया? एंटीबॉडीज़ क्या होती है? प्रोटीन्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली प्रोड्यूस करता है जब भी वो देखता है भाई कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया, बीमारी कॉज करेगा ये, तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है हमारी बॉडी. ये नेचुरल प्रोसेस है. और इन्हें मोनोक्लोनल कब कहा जाता है? जब हम इन्हें सिंगल पेरेंट सेल से प्रोड्यूस करते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोन्स. वो क्लोन्स, वैसे क्लोन्स सेम होता है, सेम. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कौन सी होती है? व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोन्स हम कब बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ सेल्स सेम होती है, उनका जेनेटिक अपीयरेंस सेम होता है. और वो क्यों होता है? क्योंकि सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हुई हैं. तो ये याद रखेंगे कि मोनोक्लोनल जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हम क्लोन्स से प्रोड्यूस करते हैं, और क्लोन्स ग्रुप ऑफ सेल्स वो जिनका जेनेटिक अरेंजमेंट सेम होता है. ठीक है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मैन मेड होती हैं, यानी कि हम उन्हें लेबोरेटरी में उन्हें प्रिपेयर करते हैं. दे आर मैन मेड प्रोटीन्स जो कि एक्ट करती हैं बिल्कुल उन एंटीबॉडीज़ की तरह जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है. हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम हमारी नेचुरली प्रोड्यूस करती हैं. एंड डेफिनेटली दे आर मेड बाय क्लोनिंग इन अ यूनिक वाइट ब्लड सेल की क्लोनिंग कराते हैं, तब हमें जाके ये मैन मेड प्रोटीन, जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं, हम इसे प्रोड्यूस कर पाते हैं. क्योंकि कभी कभी हमारी बॉडी
नेचुरली हम इन्फेक्शन से या फॉरेन पार्टिकल जो एंटर कर गया है उससे नहीं लड़ पाती, तो हमें बाहर से कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है बॉडी में, तो जाके वो इन्फेक्शन, वो वायरस जो बॉडी में आया है उसे हम किल कर पाते हैं, ताकि वो हमें बीमार ना कर दे। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने हैंडा वायरस के अगेंस्ट यूज़ किया था, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हैंडा वायरस। तो भाई हैंडा वायरस की बात करें तो ये एक इन्फेक्शन है जो कि जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब अफेक्ट एनिमल को करेगा बट ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन जो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ हम जूनोसिस यूज़ करते हैं कि जूनोटिक डिसीज़ है। एंड इट कॉज अ सीरियस फेटल डिसीज़ इन बोथ इन्फेक्टेड हॉर्सेस एंड ह्यूमंस। तो ये हॉर्सेस को तो इन्फेक्ट करती है बट ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकती है, जा सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। हैंडा वायरस जो डिसीज़ कॉज करता है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है। एफएसएसआई ने, आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कहा है कि भाई जो फूड हम रैप करते हैं न्यूज़पेपर में कितनी बार, वो ना करें। क्यों? क्योंकि उस न्यूज़पेपर में बायो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं जिसके काफ़ी नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। आपके खाने को कंटामिनेट कर सकता है, दूषित कर सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं अगर आप उस खाने को खा लो। तो कितनी कितनी बार फॉइल नहीं होता किस लोगों के घर में, तो वो न्यूज़पेपर में अपने खाने को रैप कर लेते हैं। तो वो चीज़ गलत है, उससे आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, वो नहीं करना। एफएसएसआई ने उसके खिलाफ हमें क्वेश्चन किया है, हमें सावधान किया है। ओके, सो नेक्स्ट है डॉक्टर दिनेश दशा एंड स्कॉलर विद अ रिच बैकग्राउंड इन फॉरेस्ट्री एंड पब्लिक सर्विस took the oath of office and secrecy as a member of UPSC। ठीक है भाई, नाम याद रखेंगे। Who's that one? Dr. Dinesh Dasha took the oath of office and secrecy as a member of UPSC। नेक्स्ट है सुजाता गुप्ता, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ मार्क्यू लिमिटेड। न्यू चेयरमैन के लिए अपॉइंट किया गया है उन्हें ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, सुजाता गुप्ता को, जो कि ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है मार्क्यू की। ओके, नेक्स्ट है KN शांत कुमार, द इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड। नाम क्या है? KN शांत कुमार, ही इज़ द इलेक्टेड चेयरमैन। आशियान का जो 2023 का गेम है उसमें रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले विंस गोल्ड इन टेनिस। ठीक है, ग्रेट, याद रखेंगे नेम के, रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले। अब भाई इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हम अक्टूबर 1 को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम 2023 की है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशंस। ये थीम याद रखेंगे। वर्ल्ड हैबिटेट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को हर साल, और इस साल का हमारा हैबिटेट डे गांधी जयंती को पड़ा था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। और 2023 की जो वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम है वो है आपकी रिजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज़ एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है द रुक्सियांग जांग अवार्ड, हमारे बेसिकली मैथमेटिक्स में दिया गया है इनको, द रामानुजन प्राइज इन मैथमेटिक्स। द पर्सन, यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम, द रुसियांग, ओके, awarded, he basically he is that one who got this award in mathematics। okay, Sasastra Ramujan prize in mathematics, the Rusiang Hang awarded। हेपाइटिस, जो कि एक, कि क्या कहते हैं इस बीमारी को, जब लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेट हो जाता है, तो फिल्टर नहीं हो पाती चीज़ें जो लीवर का काम है। तो स्वेलिंग ऑफ द लीवर सेल्स फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी वजह से हमारी लीवर के जो सेल्स में स्वेलिंग हो जाती है, और बायोलॉजिकली आप इसे इन्फ्लेमेशन बोल देते हो।
अब हमारे पास काफ़ी तरह की हैं हेपाइटिस। अगर ए और ई की बात करें तो उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, वो अपने आप लिमिट हो जाती हैं, चली जाती हैं। स्पेशल मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती कि भाई डॉक्टर को बुलाओ, इलाज करो, दवाई खाओ, ये वो, ऐसा नहीं होता, ये चली जाती है नॉर्मल मेडिकेशन से, कुछ ज़्यादा नहीं है ऐसी इशू इसका। लेकिन हेपाइटिस बी और सी की बात करें तो इनको मेडिकेशन चाहिए होता है भाई बी और सी को। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये कि हेपाइटिस सी के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन ही नहीं है। पेपर में जब ये स्टेटमेंट आती है तो हम सी और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कि सी के लिए नहीं है। हेपाइटिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 जुलाई को। और 2023 की थीम वन लाइफ वन लीवर है। इट इज़ यूजुअली जो आपका ये हेपाइटिस डिसीज़ है, ये इन्फ्लेमेशन है लीवर का, ये ग्रुप ऑफ वायरसेस से कॉज होता है, जिन ग्रुप ऑफ वायरसेस को हम बोलते हैं हैपाट्रोपिक। जैसे कि हमारे कौन कौन से हैं, ABCDE, तो इन सब को हम हैपाट्रोपिक कहते हैं। So maybe you can got a question in your examination. Hypertrophic term recently seen in news is associated with, and here your options. So you have to remember hypertrophic. उसके बाद है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक इंटरनेशनल और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, ताकि हम AI के यूज़ को भाई प्रोटेक्ट कर सकें, रिस्पॉन्सिबल बना सकें, ताकि ह्यूमन राइट्स भी वायलेट ना हो, डाइवर्सिटी भी हो, इनोवेशंस भी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। बट ये नहीं ग्रोथ भी हो रही है पर किसी को इफ़ेक्ट भी कर रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। Global Partnership on Artificial Intelligence supported by OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development in Paris, as well as the Centers of Expertise, जो कि मॉन्ट्रियल में और दूसरा है पेरिस में। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखेंगे। कनाडा ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है AI एंड डेटा अलर्ट। ठीक है, AI एंड डेटा अलर्ट एडा। नेक्स्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको याद रखने कुछ फैक्ट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल। मे बी यू कैन गॉट द क्वेश्चन दैट हुज नेम द कंट्री। सिंगापुर कन्वेंशन किस बारे में? मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट में दो, लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ये मीडिएशन बिल पास कर दिया है और प्रेसिडेंट का असेंट भी इसको मिल चुका है। हम मीडिएशन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करती हैं। यहाँ पे हमारे पास काउंसिल में चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर्स विद एक्सपीरियंस इन मीडिएशन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म, यहाँ तक कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, जिसमें लॉ सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी हैं, ए पार्ट टाइम मेंबर फ्रॉम एन इंडस्ट्री बॉडी। ओके, ए पार्ट टाइम मेंबर फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडी। फंक्शंस क्या क्या हैं भाई? रजिस्ट्रेशन करेंगे मीडिएटर का, उन्हें रिकग्नाइज करेंगे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मीडिएशंस या रिकग्नाइज मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर एंड मीडिएशन इंस्टीट्यूट कि ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करो। ओके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस होगी। काफ़ी सारे स्टैट्यूट्स भी हैं, लॉज भी हैं जहाँ मीडिएशन के बारे में डिस्कस है, जैसे कि आपका सिविल प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ इन सब में आपका डिस्कस है मीडिएशन के बारे में। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू, नाइस डे।